Hello students, class 8th. Again I am telling you our next chapter in geography. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. एक छोटा सा गांव है, स्मॉल विलेज, तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है तंजानिया। तो मम्बा जो है बहुत जल्दी उड़ जाती है, गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर, पानी लाने के लिए। सी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे, उसको एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है पानी लाने के लिए, यानी उसको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद वो वापस आ जाती है। सी देन हेल्प्स हर मदर, तब वो अपनी मम्मी की मदद करती है अपने घर में। जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स, और अपने भाइयों के साथ बकरियों की टेकिंग केयर यानी देखभाल में अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड करती है। पानी लाती है काफ़ी दूर से, फिर अपनी मम्मी की मदद करती है और उसके बाद अपने भाइयों के साथ बकरियों की देखभाल करती है। ऑल हर फैमिली, उसके परिवार के सभी लोग, ऑल हर फैमिली ओन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड्स अराउंड देयर स्मॉल हट। उसकी फैमिली जो है उन्होंने क्या किया है, एक पीस ऑफ रॉकी लैंड जिसमें चट्टाने हैं, बहुत वो भूमि है उनके पास, उनकी जो झोपड़ी है स्मॉल हट, उसके चारों ओर उनके पास जो जमीन का टुकड़ा है चट्टानी भूभाग है वो। मम्बाज फादर, जो मम्बा के पापा है, मम्बा एक लड़की है, तो मम्बा के पापा कैन बेयरली ग्रो, मुश्किल से ही कुछ अनाज जैसे कि मक्का और बीन्स है, दालें जो होती है वो उसमें उगा पाते हैं। ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, टॉयलिंग मीन्स होता है बहुत मेहनत करना, टॉयलिंग बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा उसमें उनको कल्टीवेशन नहीं होता है, या अपने फैमिली के कंज्यूम करने के लिए भी मुश्किल से वो उगा पाते हैं उस खेत में। दिस इज़ नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है माम्बा के पेरेंट्स फैमिली के लिए, टू फीड देयर फैमिली, और ये परिवार को पूरे साल भर उनके परिवार के लिए वो अनाज नहीं हो पाता है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन्स, शिप रियरिंग जहाँ भेड़ों का से ऊन प्राप्त करते हैं, शिप रियरिंग करते हैं, वहाँ पे रहता है उस क्षेत्र में, न्यूजीलैंड में। वेयर इज फैमिली रन से वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पर एक पीटर नाम के व्यक्ति की कहानी है। अब हम न्यूजीलैंड में चलते हैं। तो न्यूजीलैंड में रहता है पीटर, जो अपने परिवार के साथ वूल, जो ऊन प्रोसेसिंग, ऊन को काटने की प्रक्रिया, जो फैक्ट्री है उसमें क्या करते हैं, उस रीजन में चलाते हैं वो लोग, एक फैक्ट्री चलाते हैं जहाँ पर ऊन प्रोसेसिंग, ऊन को इकट्ठा करने की प्रोसीजर चलती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, हर दिन जब पीटर स्कूल से आता है, पीटर वॉचेज अंकल, पीटर अपने चाचा को क्या क्या देखता है कि उसके चाचा भेड़ों की देखभाल करते हैं। हर दिन पीटर स्कूल से आने पे ये पाता है कि उसके चाचा भेड़ों की देखभाल करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड, उनका जो शिप यार्ड है, भेड़ों का तबेला जिसे हम बोल सकते हैं, या भेड़ जहाँ बांधी जाती हैं, शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन्स, जहाँ पर कि बहुत बड़ी मात्रा में एक घास वाला मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर स्थित है, जो कई दूर है, फार डिस्टेंस। इट इज मैनेज इन ए साइंटिफिक वे, एक वैज्ञानिक तरीके से उनका जो शिपयार्ड है वो चलाया जाता है, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, आधुनिक तरीके से, जैसे साफ सफाई रखी जाती होगी वहाँ पर उनके लिए, और अच्छी प्रकार की न्यूट्रिशनल घास दी जाती होगी उन भेड़ों को, और कई तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल, पीटर का जो परिवार है भेड़ों को ऊन रियरिंग करने के साथ साथ सब्जियां भी उगाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मैन्योर की मदद से, यानी कि मैन्योर की मदद से बिना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज किए हुए क्रॉप्स का प्रोडक्शंस करते हैं, जिनमें केमिकल्स का कम से कम यूज होता है।
उन्हीं को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। सिक्किम इंडिया में पहला स्टेट है भारत का जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है। वहाँ पर 100% जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है, जिसमें फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। जो नाइट्रोजन फास्फोरस वाली खाद आती है उसको नहीं डाला जाता है खेतों में। मम्बा एंड पीटर, मम्बा जहाँ अफ्रीका में रहती है तंजानिया में, वहीं पीटर न्यूजीलैंड में रहता है। ये दोनों संसार के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और लेड वेरी डिफरेंट लाइफ। और जो उन दोनों की लाइफ है, जहाँ मम्बा को बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है पानी भरने के लिए, और वो अपने घर में भी डोमेस्टिक वर्क में अपनी मम्मी और भाइयों की भीड़ देखने में मदद करती है। और उनका जो झोपड़ी के चारों ओर का इलाका है मैदानी भाग, वो काफ़ी पथरीला है जहाँ पर वो ज़्यादा ग्रो नहीं प्रोडक्शंस कर पाते हैं। वहीं पीटर का जो घर है वहाँ पर शिप रियरिंग पॉसिबल है, उसका परिवार सब्जी भी उगाता है और मैदानी इलाका है और वो साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं। तो इन दोनों की लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट हमें देखने को मिल रहा है। वी आर वॉचिंग द डिफरेंस कंडीशंस बिटवीन द टू पर्सन। द डिफरेंसेस इज बिकॉज, ये अंतर इसलिए है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, क्योंकि इन दोनों अलग अलग रीजन्स में जो लैंड की क्वालिटी है वो अलग अलग है। सॉइल, जमीन की क्वालिटी अलग है, मिट्टी की क्वालिटी अलग है। वो वहाँ पर एक जगह पर पानी अवेलेबल है और अदर अफ्रीका तंजानिया रीजन में पानी अवेलेबल नहीं है। नेचुरल वेजिटेशंस है, एनिमल है, एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस है उसकी जब हम अवेलेबिलिटी की बात करें, इज द मेन रीजन। संसाधनों की उपलब्धता, एक रीजन में तो संसाधन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक तरीके से वो शिप रियरिंग का काम करें, फैक्ट्री में उनके पास फैक्ट्री है और वो जहाँ प्रोडक्शंस करते हैं वहाँ प्रोडक्शंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और रिसोर्सेस हैं उनके पास, साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से वो काम किए जा रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग किए जा रहे हैं। जहाँ लैंड एक प्रॉपर रीजन माना गया है, लैंड के साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स जो हैं, तो ये चीज़ें हैं, लैंड है, सॉइल है, एनिमल्स हैं, क्लाइमेट है वहाँ की, ये कुछ रीजन्स हैं जिसके कारण इन दोनों के लाइफ में अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। आइए बात करते हैं हम लैंड्स की। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, वही सारी जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं या हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या हम कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं या हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं या एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं हम, या हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो लैंड में तो कर रहे हैं, हवा में तो कर नहीं रहे हैं। तो लैंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया। जो हमारा पूरा लैंड है उसका 30% जो एरिया है अर्थ सरफेस, पूरी पृथ्वी की सतह का 30% कवर करता है, 30% एरिया ही कवर करता है अर्थ सरफेस का पूरा। ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और इसमें सभी जो पार्ट है लैंड्स के वो हैबिटेबल्स नहीं कि हम वहाँ रह सकें। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इक्वली जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो इक्वल नहीं है पूरे वर्ल्ड में, एरियाज में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो इक्वल ही नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर डिस्पर्स फैले हुए हैं लोग। इज मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक, जो है विभिन्न जो कैरेक्टरिस्टिक है लैंड के, कहीं पर फर्टाइल सॉइल होती है, कहीं पर एल्कलाइन सॉइल होती है, या डेजर्ट वाला इलाका होता है, वहाँ पर कल्टीवेशन करना मुश्किल होता है। क्लाइमेट भी कहीं पर बहुत गर्म होती है, कहीं पर ठंडी, मगर कहीं पर मॉडरेट होती है। द राज्य जो टोपोग्राफी है, जैसे टोपोग्राफी में हम सभी चीज़ों को देखते हैं, मिट्टी का टेक्सचर देखते हैं, क्लाइमेट देखते हैं, फर्टिलिटी देखते हैं। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स जो हैं लो लाइंग एरियाज में, सस्पेक्टेबिलिटी टू वाटर,
लॉगिंग डेजर्ट एरिया में हम देखते हैं थिक फॉरेस्ट, जहाँ बहुत सारे जंगल हैं, नॉर्मली स्पार्सली। तो हम देखते हैं कि वहाँ अगर जो पॉपुलेशंस है बहुत ज़्यादा स्पार्स है, बिखरी हुई है और इनहेबिटेड, वहाँ पर लोग ज़्यादा बसे नहीं हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज में अगर हम देखते हैं जहाँ मैदानी भाग हैं, जहाँ नदियों की घाटियाँ हैं, वहाँ पर अक्सर देखते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, लैंड फर्टाइल होती है और अदर फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एग्रीकल्चर करने के लिहाज से, ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ पर लोग क्या हैं, हैबिटेंट हैं, ज़्यादा बसे हुए हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं वो इलाके। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया संसार के। अब लंदन, अगर हम टेम्स नदी के किनारे बसा लंदन की बात करें, या वाशिंगटन की बात करें, या टोक्यो की बात करें, या इंडिया की कैपिटल दिल्ली की बात करें, या भारत के मैदानी इलाकों की बात करें, वहाँ पर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं। कारण कई सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट वहाँ की अच्छी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए फर्टाइल सॉइल है, इरिगेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, कई सारे फैक्टर हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ है प्लेन्स में पहाड़ों के मुकाबले में। लैंड यूज की अगर हम बात करते हैं, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। जो ज़मीन है वो कई सारे पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए है और ग्रेजिंग के लिए, जानवरों को चराने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट्री, जंगल का फॉर्मेशन, जंगल बनाने के लिए, जंगली इलाके पहाड़ों पे देखते हैं, जंगल वाले इलाके। माइनिंग है, जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर माइनिंग की जाती है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बिल्डिंग, हाउस, रोड, घर, सड़क या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़रूरी है लैंड। दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। ये कहा जाता है कि एक ज़मीन का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली हमें एग्रीकल्चर करना है, या हमें फॉरेस्ट डेवलप करना है उस एरिया में, या हमें हाउस या रोड या बिल्डिंग्स, आइदर एयरपोर्ट और आइदर अदर चीज़ें हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। लिस्ट बना सकते हैं हम इसकी। ये होमवर्क है आपके लिए कि आप एक ही लिस्ट बनाएंगे कि आप ज़मीन का इस्तेमाल और इनके अलावा और किन के लिए कर सकते हैं। विच मंबाज एंड पीटर फैमिली ने, यहाँ मंबा ने किसके लिए यूज किया लैंड का, रीजन क्या थे, और पीटर ने, हालांकि ये दोनों अलग अलग भाग में बसे हैं अर्थ के। इवन देन कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो मंबा के पेरेंट्स के लिए शायद फेवरेबल नहीं थी। वहीं पीटर की जो फैमिली जो थी वो ऐसे भूभाग पे बसी थी जहाँ पर वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते थे, साइंटिफिक तरीके से खेती कर सकते थे। जबकि मंबा के पेरेंट्स के लिए कितना भी हार्डवर्क करने के बाद वो ज़्यादा अपने ज़मीन पर नहीं उगा सकते थे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। जो यूज है लैंड्स का वो एक फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें, एक लैंड का फिजिकल फैक्टर क्या होता है, जैसे टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। यानी कि अगर वहाँ की मिट्टी का टेक्सचर देखें, बनावट, या क्लाइमेट देखें उस एरिया की, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही सॉइल का टेक्सचर भी होता है। मिनरल्स देखें वहाँ पर कि माइनिंग तो नहीं, अगर मिनरल्स होते फिर वहाँ पर माइनिंग हो रही होगी, उस कंडीशन में वहाँ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन हो सकता है माइनिंग करने पर। और पानी का अगर अवेलेबल है वहाँ पर तो एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इरिगेशन फैसिलिटी अगर वहाँ पर हो तो। ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, ये तो फिजिकल फैक्टर है, इसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी है, लोग कितना कैपेबल है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, कारगर सिद्ध है वहाँ पर। इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट माना जाता है लैंड यूज पैटर्न के लिए। अगर हम यहाँ पर एक चार्ट देखें, इफ यू सी द चार्ट इन द बुक, लैंड्स यूज इन सेलेक्टेड कंट्री, कुछ कंट्रीज में अगर हम देखें कि क्रॉप लैंड में कितना यूज कर रहे हैं परसेंट, पास्चर में कितना किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम पूरा डाटा देखें, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ पर 56% पास्चर, यानी भेड़ों को चराने के लिए, इसे ऊन बहुत ज़्यादा, संसार में सबसे ज़्यादा ऊन ऑस्ट्रेलिया में होता है। शिप और बकरियाँ पाली जाती, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बकरियाँ हैं वहाँ पर, जमुना बारी टाइप की, जो दूध तो देती हैं और ऊन भी प्रदान करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पास्चर लैंड है। यहीं अगर हम देखें इंडिया में क्रॉप लैंड सबसे ज़्यादा दिख रहा है। इस पूरी इन कंट्रीज़ को अगर हम देखें, इंडिया में 57 है,
वहीं पर पास्चर लैंड इंडिया में केवल 4% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पास्चर लैंड उतना ही कम क्रॉपलैंड है, ठीक उल्टा। और अगर इंडिया में क्रॉपलैंड ज़्यादा है तो पास्चर लैंड 4 है, केवल 4 है। और इंडिया में फॉरेस्ट एरिया 22 है, ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में 14 है। इट मीन्स अगर हम फॉरेस्ट एरिया देखें, जापान में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इससे कम ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पेड़ों को जहाँ फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। अच्छी बात है, ये ऐसा होना भी चाहिए। फॉरेस्ट हमारे लिए एक लाइफ लाइन का काम करते हैं, जीवन रेखा का काम करते हैं। अदर यूजेज में हम देख रहे हैं 52% अदर यूज के लिए कनाडा में यूज की जा रही है सबसे ज़्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री, अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक्स, इनमें ज़्यादा यूज होता होगा कनाडा में, डेवलप्ड कंट्री है। इस तरीके से हमने देखा। अमेरिका में अगर हम देखें क्रॉपलैंड का 21% यूज हो रहा है, पास्चर लैंड हम देख रहे हैं 26 हो रहा है केवल, यानी कि इंडिया से ज़्यादा है, और क्रॉपलैंड इंडिया से कम है। और फॉरेस्ट एरिया देखें, अगर हम यूएसए का फॉरेस्ट एरिया देखें 32 है, यानी कि इंडिया से ज़्यादा है, और अदर यूज इंडिया से ज़्यादा है। इसमें हमें पता चल रहा है नेम ऑफ कंट्री हम देख रहे हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड जहाँ हमें दिख रहा है, अंडर क्रॉप लैंड्स भी है यहाँ पर, फॉरेस्ट एरियाज हैं, पास्चर जहाँ जानवरों को चराया जाता है, और अदर यूजेस के लिए भी दिख रहे हैं हम इसमें। इन द सेम वे लैंड ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लैंड को हम ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासिफाइड करते हैं एज ए प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। एक प्राइवेट लैंड होती है जो किसी की पर्सनल होती है, जैसे हमारा खुद का मकान है, दैट इज ए पर्सनल लैंड है हमारा वो। एंड कम्युनिटी लैंड है कोई समुदाय का लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय इंडिविजुअल। जो प्राइवेट लैंड है वो इंडिविजुअल के द्वारा क्या किया जाता है, ओन किया जाता है। किसी व्यक्तिगत रूप से, जब हमने कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी जगह, तो हमारा प्राइवेट लैंड कहलाएगा, हम ओनर हैं उसके, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है हमारी वो। और कम्युनिटी लैंड जो है, जो पूरी कम्युनिटी की होती है, जैसे कहीं पर कब्रिस्तान होता है किसी गांव का, पूरे गांव का हुआ, या जंगल होता है, या तालाब होता है पूरे गांव का, या मंदिर है पूरे गांव का होता है, गांव में कोई फील्ड होता है पूरे गांव का होता है, वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज कलेक्शन ऑफ फूड है, जैसे जानवरों के लिए हमें चारा लेना है तो नज़दीक के जंगलों से अगर चारा लेते हैं तो पूरे गांव का अधिकार रहता है इसमें। ऐसे ही चारा है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और मेडिकल हर्ब्स हैं, जितनी दवाएं आती हैं हमारी, दीज कॉमनली लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जो भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स, जो लोग हैं और उनकी जो डिमांड है, आर एवर ग्रोइंग, वो बढ़ती जा रही हैं। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज, लेकिन अब लोगों की आज की डेट में लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अब रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, या रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है जब इन सेक्टर्स में तेजी से डिमांड बढ़ रही है तो लैंड को क्या कर देगा, कैप्चर कर देगा। जो लैंड हम कल्टिवेशंस के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, कल्टिवेटेड एरिया, एग्रीकल्चर एरिया घटता जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर, और जो लैंड है ना वो तो फिक्स्ड है, हमारे पास जितना लैंड है वो फिक्स्ड है, और जो हमारी डिमांडें हैं, हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो क्या है, एडवांस हो रही है। लैंड पे जो बर्डन है बढ़ता जा रहा है। हर जगह पर हम इधर अर्बनाइजेशन होगा तो हम जगह जगह क्या बना देंगे, रास्ते बना देंगे, जगह जगह सड़कें बना देंगे, और हर जगह पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जमीन को पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर, जो क्वालिटी है लैंड्स की वो अलग अलग होती है प्लेस टू प्लेस में। पीपल स्टार्टेड, लोग क्या करते हैं, इनक्रोचिंग, अतिक्रमण, यानी एक घेराबाड़ी कर देते हैं अपनी अपनी ज़मीन की, या कैप्चर कर लेते हैं कह सकते हैं कॉमन लैंड को, टू बिल्ड है वहाँ पर कोई कॉमर्शियल यानी कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए, जैसे हाउसिंग बना देते हैं या कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बाजार मार्केट बना देते हैं अर्बन एरियाज में। और एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड, और गांव में क्या हो जाता है एरिया एंड टू एक्सपेंड करते हैं एग्रीकल्चर एरिया जो गांव में,
टुडे द वास्ट चेंजेस, आज हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं लैंड यूज पैटर्न में, जो रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल चेंजेस भी हमारी सोसाइटी में। अगर हम लैंड डिग्रेडेशंस को देखें, जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंडस्लाइड अगर हम देखते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, सॉइल इरोजन हम देखते हैं, डिसर्टिफिकेशंस आर मेजर थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट, ये एक चेतावनी है हमारे पर्यावरण के लिए। आज भूमि का हम डिग्रेडेशन देख रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, भूमि अपरदन, सॉइल इरोजन, भूमि का जो कटाव है, डिसर्टिफिकेशन, जो मेजर थ्रेट्स माने जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर का क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हम तेजी से पेड़ों को भी तो काटते जा रहे हैं। जैसे ओल्ड टाइम में हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या जूमिंग एग्रीकल्चर, ये तीनों एक ही नाम है। ऐसी खेती करते थे तो हम पेड़ों को काट देते, तो पेड़ों को काटने से क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम इस पिक्चर्स में हम देख रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहा है, सारे पेड़ से काट दिए हैं, अपनी बस्तियों को बसाया है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं। दूसरे पिक्चर्स में भी हम यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कुछ झोपड़ियाँ थी, पहले का जीवन, पहले की जो लाइफ थी, इस तरह से दूर पेड़ तो नज़र आते थे, ये इस तरीके से हरियाली कहीं पर, और फिर धीरे धीरे यहाँ कच्चे मकानों की तरह पक्के मकान बन गए। फिर यहाँ पर फिर खेती कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पर देखो मकान नहीं था, इस पिक्चर्स में वहाँ मकान नहीं, यहाँ पर मकान बन गया। यहाँ पर ये दो झोपड़ी की जगह, यहाँ पर ट्रैक्टर, यहाँ पर जो पहले जानवर थे यहाँ पर अब ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं इस पिक्चर में। और यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं सेकंड पिक्चर में हमें। थर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पर वही पिक्चर को अगर हम देखें, यहाँ पर और जगह पहले यहाँ 2 मंजिला था, यहाँ 3 मंजिला बन गया है, यहाँ पर भी 1 मंजिला था, 2 मंजिला बन गया है। यहाँ पर ट्रैक्टर चलते थे, कच्चा सड़क था, तो यहाँ पर पक्का बना दिया, यहाँ पर लाइट लग गई है इसमें, और यहाँ पर ट्रैक्टर आ रहा था, यहाँ पर एक बस आने लग गई है। इस तरीके से शहर बन गया, मॉडिफाई हो गया है, और फिर इसी में और चेंजेस आ गया है, इसकी जगह तोड़ के फिर ऐसी ये बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर और चौड़ी सड़क बन गई है, यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, बिल्डिंग्स बन गई है। इस तरह से हम देखते हैं धीरे धीरे सड़क का विकास होता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, सड़क के किनारे किनारे अपने मकान बनाने लग जाते हैं, और इस तरीके से धीरे 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 मार्केट बन जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर सभी लोगों का बसना स्टार्ट हो जाता है इधर उधर से। फिर वहाँ पर छोटी कोई मिल भी इस्टेब्लिश हो जाती है, स्कूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर लोग बसते हैं, तो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर फिर, और इस तरीके से एक शहर डेवलप हो जाता है। पिथौरागढ़ शहर भी इसी तरह से डेवलप्ड हुआ। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ग्रोइंग पॉपुलेशन बल, जो पॉपुलेशन है ग्रोइंग हो रही है, एंड दे आर इवन ग्रोइंग डिमांड, और आजकल हम देख रहे हैं डिमांड भी बढ़ रही है, हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हम तेजी से आज हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम बिना मैनेजमेंट के पेड़ों को अपने लालच को पूरा करने के लिए लालचवश हम अंधाधुंध पेड़ों को काटते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रेन टाइम पे नहीं हो रही है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, हमारे जो एक परितंत्र है, इकोलॉजिकल बैलेंस वो डिस्टर्ब हो गया है, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, और हार्मफुल केमिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें इसे बचाने के लिए, और शहरों डेवलप होने से नॉइज पॉल्यूशन हमें देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा बर्डन लैंड पे बढ़ रहा है, और कई तरह की जो ह्यूमन नीड्स हैं वो शायद पूरी नहीं हो पाती। जैसे हम एक नेचर की ब्यूटी है या एक ग्रीनरी है, वो हम पैसे से नहीं ला सकते हैं। इस पिक्चर में पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 4 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आ रही है और ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं नज़र आ रही है, तो बर्डन भी कम है लैंड्स पर, और हरियाली भी है, और इन्वायरमेंट भी साफ है। इस पिक्चर 4 में हालांकि लोगों में जो लाइफ है वो बहुत ही बिजी लाइफ देखने को मिल रही है, कारें हैं, ट्रक्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मॉडर्न लाइफ उनकी हो चुकी है, और हर कोई क्या है, भाग रहा है, यानी कि
इस कंडीशन में हम देख रहे हैं एक बिजी लाइफ नजर आ, लेकिन यहाँ पर मेंटल पीस नहीं है, दिमागी शांति नहीं मिलेगी इस पिक्चर में आपको। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को अगर हम देखते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तेजी जो पॉपुलेशन ग्रो एरिया एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड्स है लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस, तेजी से डिस्ट्रक्शन जो फॉरेस्ट का हो रहा है, अब अर्बनाइजेशन होगा या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तेजी से हम पेड़ों को काटते जाएंगे बिना किसी मैनेजमेंट्स के। एंड एरेबल्स लैंड्स हैज क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग, और ये डर भी रहता है कि कहीं ना कहीं हम ये नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम क्या करें, खो ना दें। टेकिंग देयरफॉर जो प्रेजेंट रेट है, जो डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं लैंड्स का, मस्ट बी चेक, इसे रोका जाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन अगर हम देख रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, अर्बन एरियाज में भी ओपन स्पेसेस जो हैं सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जा सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। लैंड रिकग्निशन रेगुलेटेड, और हम सही तरीके से सिस्टमिक तरह से केमिकल्स पेस्टिसाइड यूज करें, फर्टिलाइजर्स। और जो ओवरग्रेजिंग किया जा रहा है जानवरों को, एक लैंड्स में ज़्यादा ओवरग्रेजिंग करा के लैंड्स ओरिजिन्स देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड्स जो है। सब ऑफ द कॉमन मेथड्स हैं जिससे कि हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम एक इंसिडेंट्स पढ़ेंगे, जो लैंडस्लाइड्स हैं, बहुत बार लैंड ज़मीन क्या होती है, खिसक जाती है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड सिंपली डिफाइन द मास मूवमेंट, ये एक मूवमेंट के द्वारा होता है जिसमें जो चट्टानें होती हैं वो डेब्रीज यानी एक ढेर बन जाता है चट्टानों का, और अर्थ डाउन, अर्थ के अंदर स्लोप जहाँ पर ढाल होती है वहाँ पर चट्टानें खिसक जाती हैं, तो जमीन क्या होती है, वहाँ से मिट्टी का कटान हो जाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन, अर्थक्वेक होने के साथ, और जब अर्थक्वेक आता है तो उस कंडीशन में जो जमीन होती है वो पूरी धंस जाती है। फ्लड्स, जब बाढ़ आती है, एंड जो वॉल्केनो इरप्शंस होता है, वॉल्केनो इरप्शंस के टाइम प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, जो रेनफॉल से कैन कॉज हैवी रेनफॉल होती है, जैसे कभी बार रेनफॉल होने से हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है। दैट कैन ब्लॉक, इस तरह से जो फ्लो ऑफ रिवर है, नदी का फ्लो है, वो चेंज हो जाता है, यानी नदी कहीं और से बह रही है तो अगर नदी के फ्लो में ब्लॉक हो गया है, चट्टानें आ गई है उसमें या मिट्टी आ गई है, तो उसका फ्लो का जो जिस एरिया से बह रही है वो दूसरे एरिया से बहेगी। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर, और जो फॉर्मेशन है रिवर ब्लॉक होने का, कैन कॉज हैवॉक, इससे क्या हैवॉक कहते हैं, प्रलय को, इससे प्रलय आ जाती है, कहते हैं प्रलय आ गई बोलते हैं। जो रिवर का फ्लो है वो लोकेशंस बदल चुका है। सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट ब्रस्टिंग इन द हिली टराइन्स, हिली पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड है बिना मेजर एंड वाइडली स्प्रेड, बहुत एक मुख्य कारण होता है वहाँ लैंडस्लाइड्स देखी जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ पर बादल फट जाते हैं पहाड़ों में, नदी वाले के इलाकों में एक बादल का फटना, ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड वेरी कॉमन देखा जाता है। बहुत सारे इलाकों में हम बादल फटने की घटना को अक्सर सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में। ऑफन स्ट्राइक लाइफ, और इससे क्या होता है, आदमी का जो जनजीवन है, लाइफ है, अस्त व्यस्त हो जाती है, लोगों के मकान लैंडस्लाइड से गिर जाते हैं, ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है, और प्रॉपर्टी जो संपत्ति है, पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, जो क्या है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर प्रॉपर्टी और जो आदमी की लाइफ है वो क्या है, इफेक्टिव होती है। और कई बार ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है कि हम इसको कैसे, इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे लैंडस्लाइडिंग होना या ब्रस्टिंग ऑफ बादल का फटना हो गया, या अर्थक्वेक आना है, वोल्केनो इरप्ट हैं, ये नेचुरल डिजास्टर हैं जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं चलता है, नेचर पावरफुल है कहते हैं। तभी केस स्टडी अगर हम पढ़े हैं, मैसिव लैंडस्लाइड इन पंगी विलेज जो है था, एक बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वहाँ पे देखने को मिला नियर रेकोंग प्यो इन किन्नौर, हिमाचल में पड़ता है,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड डैमेज, जिसने क्या डैमेज किया, किन्नौर में, किन्नौर के सेब भी आते हैं, एप्पल्स आते हैं। 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22, 200 मीटर स्ट्रेचेज पड़ गए थे इसमें, स्ट्रेचेज ओल्ड जो हिंदुस्तान है रोड में, नेशनल हाईवे 22 में, हिंदुस्तान तिब्बत वाला मार्ग, नेशनल हाईवे 22 डैमेज हो गया था। लैंडस्लाइड और ट्रिगली बाय इंस्टेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लास्टिंग हो गई थी एट पंगी विलेज, वहाँ नज़दीक में किन्नौर में एक पंगी विलेज है, वहाँ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा इसका। ड्यू टू द ब्लास्टिंग के कारण दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड, पूरी कोलैप्स्ड हो गई, ढह गई। कॉज इंटेंस, इससे इंटेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज हुआ रोड में, और नज़दीक के गांव में पूरी रोड ही नीचे आ गई। द पंगी विलेज वाज कंप्लीटली वैकेटेड, खाली कराया गया, वैकेट किया गया। अवॉइड पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, ताकि इससे जीवन का, किसी जन का जीवन अस्त व्यस्त न हो। जन मतलब लोग का जो जीवन है उसको कोई हानि न हो, इसके लिए वैकेट कराया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म में अगर हम बात करते हैं, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक को अगर हम देखें, हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड, जैसे लैंडस्लाइड होती हैं, हाउ टू मैनेज देम, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशंस टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड की ये एडवांसमेंट साइंटिफिक टेक्निक बता रहा है, हम क्या कर सकते हैं। हाउ कैन बी अवॉइड हैजार्ड जो है, मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंस सच एरिया कैन बी अवॉइड, ऐसे एरियाज में मैपिंग के द्वारा लोकेट करके लैंडस्लाइड जहाँ है, ताकि हम वहाँ पर बिल्डिंग सेटलमेंट ना करें जहाँ पर लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, अर्थक्वेक वाले इलाके जोनों में डिवाइडेड होते हैं। जैसे पिथौरागढ़ जोन 4 में है वैसे, तो यहाँ पर 3 मंजिला मकान अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं, तो डैमेज, लाइफ को डैमेज होने के खतरे यहाँ पर ज़्यादा है। पहाड़ी इलाका है, अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग, जो कंस्ट्रक्शन है रिटेंशन वॉल का, स्टॉप कर सकते हैं लैंड फ्रॉम स्लीपिंग, लैंड को स्लीपिंग होने से मारेंगे, हम रिटेंशन दीवार को बना सकते हैं। इंक्रीज इन वेजिटेशन, और जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ पर हम वेजिटेशन लगा सकते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे लगा के लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। सरफेस ड्रेनेज जो है, जो नाली का सिस्टम है, कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर, जैसे रेन वाटर बहुत ज़्यादा बहता है, तो ज़्यादा रेन वाटर होने से लैंडस्लाइडिंग होता है, तो इसके लिए हम नालियों का निर्माण किया जा सकता है। अगर हम सॉइल की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉइल, मिट्टी के बारे में से हम जानते हैं, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कह रहे हैं, जो थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग वर्ग सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, ये क्लोजली लैंड से लिंक अप है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा बनी हुई है। जैसे हमने मिट्टी के प्रकारों में हम पढ़ेंगे, जैसे मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में वेदर चट्टानों के टूटने से बनती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, फास्फोरस है, पोटास है, ह्यूमस है, ये कंटेन रहता है। हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, मिलियंस ईयर तो चट्टान बनने में लग जाता है, मिट्टी से ही चट्टानों का निर्माण होता है, हार्ड हो जाती है सरफेस, और फिर चट्टानों को वेदरिंग ऑफ रॉक्स की जो प्रोसेस है जिससे मिट्टी बनती है, राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब इसमें हम पिक्चर्स देख रहे हैं, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस, जो ऊपर की मिट्टी है जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है और जिसमें वेजिटेशन भी उगती है, जो भी हम सब्जी लगाते हैं, फसल उगाते हैं, घास उगती है, जो भी वेजिटेशन उगती है या बुशेस जो झाड़ियाँ हैं, वो सब टॉप सॉइल में होती हैं, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद जो नीचे की लेयर है
सब सॉइल कहलाती है। इसमें कुछ सैंड होती है, मिट्टी है, सिल्ट है और क्ले है। वेदर्ड रॉक आती है इसमें, जिसमें चट्टानों के टूटने से चट्टानें रहती हैं इसमें, इस वाले में सब सॉइल में सिल्ट और क्ले रहता है। इसके बाद वेदर्ड रॉक है जिसमें मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं। फिर आती है सबसे नीचे पेरेंट रॉक, इसमें पेरेंट रॉक होती है। अब देखते हैं फैक्टर्स जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के बनने के लिए आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशंस करते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल मिट्टी की बनावट है, मेजर फैक्टर्स वो आर द नेचर ऑफ, ये किस प्रकृति है, पेरेंट रॉक जो है हमने देखा इसमें पेरेंट रॉक सबसे नीचे का भाग, और क्लाइमेटिक फैक्टर जो हमारा हम कह सकते हैं क्लाइमेट, हमारा मौसम जो है, मौसमी फैक्टर। अदर फैक्टर आर जैसे टोपोग्राफी है, रूल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये मिट्टी के बनने के लिए कंपोजिशन लगता है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम, और ये हर जगह पर अलग अलग होता है, हर जगह पर क्लाइमेट अलग होती है, उसकी टोपोग्राफी अलग होती है, सॉइल का टेक्सचर अलग होता है, वाटर फैसिलिटी अलग होती है, किसी मिट्टी में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें, जो वेदरिंग है ये कहता है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोजर, टूटना, ब्रेकिंग अप एंड डिके यानी इसका नष्ट होना, रॉक्स का। टेम्परेचर, अब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, उनमें क्या होगा, प्रेशर बनेगा चट्टानों में और धीरे 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 वो सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉफ्ट होते होते मिट्टी में चेंज हो जाएंगी। चेंजेस फ्रॉस्ट के द्वारा, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी भी एक कारण है जिनके द्वारा एक मिट्टी के फॉर्मेशंस में क्या होगा, चेंजेज आएंगे। हम जानते हैं, डू यू नो इट टेक 100 ऑफ ईयर्स, कई 100 ईयर्स लग जाते हैं टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर। अमेजिंग फैक्ट है ये कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने के लिए 100 साल लग जाते हैं। तो आप समझिए कि ये मिट्टी बनने में कितने साल, कितने मिलियंस लग गए होंगे। फैक्टर्स ऑफ जो सॉइल फॉर्मेशंस है, इसमें जो पेरेंट रॉक की अगर हम बात करें सबसे नीचे होती है बेटा पेरेंट रॉक। मटेरियल्स किस में बांधते हैं, वेदर्ड रॉक्स में, और सिल्ट और क्लेस में। ह्यूमस आता है फर्स्ट वाले में। पेरेंट रॉक अगर हम देखें, डिटरमाइन कलर को डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक। टेक्सचर, बनावट कैसी है इसमें, हार्ड है, रफ है, सॉफ्ट है। केमिकल आती है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स हैं, कंटेंट, प्राइमरिटी। दूसरा क्लाइमेट अगर हम बात करें, टेम्परेचर जो है, बारिश हो जाती है, इन्फ्लुएंस पड़ता है वेदरिंग का एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। अगर हम टाइम की बात करें, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, हम क्या करते हैं, टाइम को डिटरमाइन करते हैं, सॉइल प्रोफाइल को देखते हैं, टाइम प्रोसेस देखते हैं, और इसी सॉइल में हम फ्लोरा एंड फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। वो भी क्या करते हैं, ह्यूमस जो बनता है, पोटास जो है, फास्फोरस है, उसके फॉर्मेशंस में एक स्थान रखता है। ऑफ रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लो, जो एल्टीट्यूड है, हाइट है या उसका स्लोप है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, वो मिट्टी के बनने में रिलीफ भी एक स्थान फैक्टर मेन है। इसी के साथ डिग्रेडेशन जो अगर हम देखें, जो सॉइल का डिग्रेडेशन क्या रीजन्स है और कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। जो सॉइल इरोजन है एंड डिफ्लेशन, जो इसका डिफ्लेशन होता है सॉइल इरोजन का, वो मेजर थ्रेट्स है, यानी भूमि का अपरदन और डिफ्लेशंस एक चेतावनी है कि हमारा जो संसाधन है, जो हमारा भूमि संसाधन है, वो तेज़ी से क्या करता है, घटता जा रहा है। कई सारे जैसे इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल कह रहा है, ह्यूमन भी और नेचुरल फैक्टर्स भी कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए जिम्मेदार है। फैक्टर विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वो फैक्टर जिससे
सॉइल डिग्रेडेशन होता है वो है डिफॉरेस्टेशन, तेजी से हम कंटिन्यूसली पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ओवरग्रेजिंग, जानवरों को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जानवरों को एक पर्टिकुलर एरिया में ही रोज अगर कंटिन्यूसली चराएंगे तो धीरे धीरे वहाँ की वेजिटेशन सब खत्म हो जाएगी। ओवर यूज कर रहे हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर, जो है हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का। रेन वॉश, बारिश भी एक जिम्मेदार है, तेजी से बारिश आती है। और फ्लड, रेन वाटर, लैंडस्लाइड और फ्लड्स यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी सॉयल इरोजन के लिए एक फैक्टर माना जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी मेथड हैं जिसके कारण हम डिग्रेडेशन जो सॉयल है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम तेजी से पेड़ काटते हैं तो सॉयल इरोजन होता है, या हम माइनिंग करते हैं किसी जगह पर, या हम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, जानवरों को ज़्यादा चरा रहे हैं, या हम ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। ओवर इरिगेशन करने का हमारा तरीका भी सही नहीं है, इसके कारण भी डिग्रेडेशन। विंड जो ब्लो होती है उसके कारण भी होता है, विंड भी एक फैक्टर है। सीट इरोजन हो जाता है, ऊपर की फर्टाइल सॉइल जिसमें बह जाती है पानी के द्वारा, पानी भी जिम्मेदार है इसमें, हवा भी जिम्मेदार है इसमें, पेड़ों का कटना भी जिम्मेदार है, माइनिंग भी जिम्मेदार है, कई सारे फैक्टर हैं बेटा इसमें। सर मेथड सॉइल कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, मल्चिंग जो है, मल्चिंग क्या होती है? द बेयर ग्राउंड वल, जो खाली मैदान है, बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें क्या करते हैं, कैसे रख सकते हैं हम मल्चिंग, मतलब खाली जो भूमि पड़ी होगी, बेयर ग्राउंड, पौधों के बीच की जो खाली भूमि है, इज कवर्ड, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स स्ट्रॉ के द्वारा, एक डंडी जैसे हम कह सकते हैं, पेड़ टाइप के, उनको लगा सकते हैं उनके चारों ओर जहाँ पर हमने प्लांट्स लगाए। इट हेल्प टू रिटेन, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में ये योगदान है, इसको मल्चिंग बोला जाता है। दूसरा है आपका बेटा कंटूर वेरियस, जो है स्टोन जो है कंटूर वेरियस में, जैसे पत्थर है, जैसे कंटूर इसमें हमें दिख रहा है, ये जो इस तरह से दीवार जैसी बना रखी है, इधर फिर ये काला काला ब्लैक वाला भाग आप देख रहे हैं, ये श्रेणीदार खेत पहाड़ों में पाए जाते हैं, इस तरह के खेत कंटूर बैरियर्स होते हैं। स्टोन लगा सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ घास उगा सकते हैं, यहाँ सॉयल मिट्टी के ढेले के द्वारा यूज टू बिल्ड बैरियर्स, एक बैरियर बना सकते हैं जिससे कि मिट्टी ज़्यादा ना बहे, जो भी हम इसमें केमिकल भी यूज कर रहे हैं वो बह ना जाए। ट्रेंचेज आर मेड, ट्रेंचेज बनाए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, इस तरह के जैसे कूल्हे टाइप के काटे जाते हैं जिससे कि उसका जो खेत का पानी है उसमें कलेक्ट हो जाए। रॉक डैम भी एक थर्ड मेथड्स है। रॉक आर पाइल्ड, जो रॉक चट्टान है, पाइल इनके ढेर बनाए जाते हैं अब टू स्लो डाउन टू फ्लो ऑफ वाटर, द प्रिवेंट गुलीज, जो गुली रीजन है, जैसे पानी के द्वारा ऊपर का भाग बह जाता है उसको गुली बोलते हैं, उसको बहने से रोकने के लिए हम रॉक डैम तरह के बना सकते हैं। शेल्टर डैम भी एक मेथड है। टेरेस फार्मिंग एक अदर तरीका जो है, टेरेस फार्मिंग हम कह सकते हैं। ब्रॉड फ्लैट्स स्टेप्स, जो टेरेसेस है ऑन द स्टीप स्लोप्स में, जहाँ ढाल वाले भाग है वहाँ पर ऐसे स्टेप्स बनाए जाते हैं। डेट सरफेस आर अवेलेबल, इनके जो सरफेस हैं वो अवेलेबल है टू ग्रो क्रॉप्स, अनाज उगाने के लिए। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इंटर क्रॉपिंग की अगर हम बात करें, जो इंटर क्रॉपिंग है जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट तरह की जो फसलें हैं ग्रो की जाती हैं इन अल्टरनेट रॉज में एंड शोन, अलग अलग विधि में उगाई जाती हैं। अलग अलग फसल जो होती हैं अल्टरनेट मतलब बदल बदल के हम रॉ में लगाते हैं, एंड सोन डिफरेंट टाइम में टू प्रोटेक्ट द सॉइल, जैसे कि बारिश के पानी में वो मिट्टी बह न जाए। कंटूर प्लॉटिंग्स भी है इसमें, टेरेस फार्मिंग के साथ साथ। कंटूर प्लॉटिंग में प्लॉटिंग पैरेलल टू द कंटूर, जो कंटूर प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग पैरेलल टू कंटूर जो होती है हिल स्लोप्स में, टू फॉर्म ए नेचुरल वेरियर्स, एक प्राकृतिक वेरियर है जिससे कि पानी ढालों में बहे ना। प्लॉटिंग की जाती है, पैरेलल की जाती है, यानी खेतों के समांतर हम खेतों को जोतते हैं।
हिल स्लोस में, पहाड़ी इलाकों में, जिससे कि बारिश के पानी से उस भूमि का मिट्टी बहे ना, फ्लो ना हो। शेल्टर बेल्ट्स हैं। शेल्टर बेल्ट्स में हम एक ही तरह के पेड़ लगाते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रहा है हमें, टेरेस फार्मिंग हम देख रहे हैं, यहाँ हरियाली है, टेरेस फार्मिंग नज़र आ रही है, कंटूर प्लॉटिंग नज़र आ रही है। शेल्टर बेल्ट में इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स में ऑफ ट्री आर प्लांटेड, जिसमें ट्री जो प्लांट किए जाते हैं, टू चेक द विंड मूवमेंट, टू प्रोटेक्ट सॉइल। उसको क्या करना है, सॉइल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कोस्टल एरियाज में जहाँ तटीय इलाके हैं और सूखे इलाके हैं, जो उन इलाकों में जो ट्री है वो एक ही सीक्वेंस में एक ही प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं, लाइन से लगाए जाते हैं, एक पेड़ यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा वहाँ, डिस्टेंस पर, और एक ही प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। ये नहीं कि एक अलग प्रकार का दूसरा अलग प्रकार का, ऐसा नहीं, वन टाइप ऑफ ट्री लगाए जाते हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, इसका एक नाम और है, ग्रीन मफलर भी बोलते हैं इसे। चेक द विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर की जाती हैं। एक्टिविटीज हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब अगर हम वाटर की बात करें, इफ वी रीड अबाउट वाटर, वाटर भी हमारा क्या है, अभी तक पहले हमने लैंड पढ़ा था, लैंड कितना हमारे लिए यूजफुल है, किस किस तरीके से हम लैंड में कौन कौन सी तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अब वाटर देखिए, वाटर जो वाइटल वेल, जो पानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, इसमें जो 3/4 है अर्थ सरफेस वो पानी से भरा हुआ है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर, इसलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लेनेट यानी जल ग्रह भी बोलते हैं। इट वाज एन प्रिमिटिव ओशियंस, अगर हम देखें पुराने टाइम में जो महासागर थे, ओशियंस थे, दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन बैक में देते हैं अगर हम। इवन टुडे ओशियन कवर 2/3, आज भी ओशियन 2/3 भाग अर्थ सरफेस का कवर करता है, जिसमें वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ है। ओशियन वाटर इज हाउएवर सलाइन, नमकीनी होता है, सलाइन, एंड नॉट फूड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हमारे पीने के लिए या पानी धोने, कपड़े धोने के लिए खरा होता है वो पानी, नॉट फिट फॉर कंजप्शन। फ्रेश वाटर जो है, ताज़ा पानी, अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7% है। इतना ही पीने का पानी, ताज़ा पानी हम कह सकते हैं, जो झरनों में है, इधर धारों में है, तालाबों में। नियरली 70% ऑफ अकर्स आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, जो है 70% हमें वहाँ ग्लेशियर दिखता है। ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, लेकिन इनकी जो लोकेशन ये इस जगह पर स्थित है कि हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, इनएक्सेसिबल हैं। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर वेल, केवल 1% ही जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है और जो ह्यूमन के यूज के लिए सही माना गया है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और जो है ज़मीन का पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो हम ट्यूबवेल्स के द्वारा या पंपिंग के द्वारा हम अंडरग्राउंड से निकालते हैं, जो रेन वाटर के द्वारा वहाँ कंजर्व होता रहता है। सरफेस वाटर इन रिवर, जो सरफेस वाटर भी है इन रिवर्स, धरातल का जो पानी नदियों में है, एंड लेक्स में है, और वाटर वेपर, और दोबारा से वाटर वेपर के द्वारा एटमोस्फियर में हमें नजर आता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस, इसलिए जो ताज़ा पानी है सबसे ज़्यादा प्रीशियस माना जाता है, कीमती माना जाता है हमारे अर्थ में। वाटर कैन नाइदर बी एडेड, ना पानी को बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है इस अर्थ में। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका जो टोटल वॉल्यूम है, स्तर जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी, इसकी जो मात्रा है वो वेरी, अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि इट इज इन द कांस्टेंट, ये रुके हुए मौसम में कांस्टेंट है वो। साइक्लिंग दो द ओशियन, क्योंकि एक
समुद्र में हमें रुके हुए फॉर्म में दिखता है, फिर वेपोराइजेशन से आसमान में जाता है। वाटर साइकिल हमने देखा है। द एयर हम देखते हैं लैंड एंड बैक अगेन, और दोबारा से हवा के माध्यम से लैंड में दोबारा वापस आता है इस एवापोरेशन के माध्यम से, या परसिपिटेशन, एक कोहरा आता है जैसे पाला बढ़ता है, या परसिपिटेशन में रन ऑफ दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रिफर्ड एज, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द वाटर साइकिल। However, humans जो यूज करते हैं यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, न केवल पीने के लिए बल्कि कपड़े धोने के लिए भी करते हैं, और अदर प्रोडक्शंस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और जनरेटिंग और बिजली उत्पादन के लिए भी बड़े बड़े डैम्स कंजर्व किए गए हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कैश क्रॉप्स जो है जैसे रबड़ है, ग्राउंडनट है, शुगर केन है, और जूट है, जूट, ग्राउंडनट, टी है, शुगर केन है, ये कैश क्रॉप हैं जो हाथों हाथ बिक जाती हैं, कैश क्रॉप के नाम से जानी जाती हैं। इनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें इरिगेशन चाहिए, तो पानी की डिमांड बढ़ जाती है। अर्बनाइजेशन होने से, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने से पानी लोगों को रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में 1000 लीटर या 500 लीटर पानी चाहिए होता है। इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू द ड्राइंग अप, क्योंकि जो वाटर के सोर्सेस हैं पहाड़ों में भी हम देखते हैं वो अदर पॉल्यूटेड हो चुके हैं या सूख चुके हैं। इस तरह से जो वाटर की जो डिमांड है पॉपुलेशन को देखते हुए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी की जो डिमांड है वो भी एट द प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। जो पानी की जो प्रॉब्लम्स है हम देखते हैं, डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो पोर्टेबल वाटर है, प्योर वाटर है, वो केवल बहुत ही कम परसेंट है, 1% में अंडरग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। वो भी हम क्या कर रहे हैं, अगर हर कोई अपने अपने घरों में या शहरों में ट्यूबवेल्स लगाएगा तो धीरे धीरे अगर बारिश कम होगी और पेड़ कटते जाएंगे तो अंडरग्राउंड पानी का, अंडरग्राउंड जो पानी का स्तर है, लेवल है, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने ये जाना। अब प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अगर हम प्रॉब्लम्स देखें वाटर अवेलेबिलिटी की, देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर, संसार के कई क्षेत्रों में पानी की कमी है। जैसे अफ्रीका अगर हम देखें, वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, और वेस्टर्न जो यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, और साउथ अमेरिका के इंटायर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका और पूरे ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है। प्यासी भूमि का देश ही बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो कंगारुओं का देश और प्यासी भूमि का देश। वहाँ डेजर्ट इलाके भी ज़्यादा हैं। फ्रेश वाटर सप्लाई, ऑस्ट्रेलिया भी फ्रेश वाटर की सप्लाई की शॉर्टेज को फेस करता है। कंट्री लोकेटेड क्लाइमेटिक जोन में है जो मोस्ट सस्टेनेबल टू ड्रॉट, वो सूखे वाले क्षेत्रों में जोन में आते हैं, और ग्रेट प्रॉब्लम होती हैं। और वाटर अफ्रीकी और कंट्रीज में वो सॉल्टी वाटर पीने के लिए, एल्कलाइन वाटर पीने के लिए मजबूर हैं। जो वाटर शॉर्टेज है उससे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं, सीजनल और एनुअल पर्सिपिटेशन, और स्कैरसिटी जो है बेटा, पानी की जो कमी है, कॉज किसके कारण होती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के, जो हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका हम यूटिलाइज करते हैं, उस पर हम वेस्ट करते हैं पानी, उसके कारण कह रहा है पानी की स्कैरसिटी फेस करनी पड़ती है। एंड वाटर जो सोर्सेज हैं उसको हमें कंटेमिनेशंस देखना पड़ेगा। We will study the next part in next video. Thank you for watching it.